तारीख थी 26 नवंबर, साल था 1941, जब HMS पर्जियस नाम की एक सबमरीन मेडिटेरियन सी में उतरी। इस पनडुब्बी में सवार थे 61 लोग। 10 दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ कि ना तो वो सबमरीन कभी बाहर आ पाई और ना ही वो लोग, सिवाय एक शख्स के, जो पूरे 18 महीने बाद वापस लौटा। आखिर गहरे समंदर में क्या था उस सबमरीन के साथ? इतने लोगों में से क्यों सिर्फ एक शख्स ही बाहर आ पाया? और सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि 18 महीनों तक वो शख्स कहां था और कैसे खुद को जिंदा रख पाया? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। ये बात है आज से 42 साल पहले की, जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। एक तरफ था जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरी तरफ फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी। हर तरफ तनाव था, चाहे जमीनी सीमा हो या समुद्री। सबमरीन्स दिन रात समुद्र में गश्त लगाती। उन पर कभी हवाई हमले होते तो कभी समुद्र के नीचे से अटैक। लेकिन इन सबमरीन्स के लिए इनसे भी बड़ा चैलेंज था समुद्री खदानें। इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि मेडिटेरेनियन सी से गुजरने वाली हर 5 में से 2 सबमरीन पानी में समा जाती। यानी उस पर सवार हर यात्री के लिए ये सबमरीन चलती फिरती सामूहिक कब्र थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिर्फ 4 ब्रिटिश सबमरीन से इस मौत के जाल से बचकर निकलने में कामयाब रही और बाकी सभी मेडिटेरेनियन सी के साफ पानी में समा गई। इन्हीं में से एक थी HMS पर्जियस। इस सबमरीन को 1929 में बनाया गया, यानी ये 12 साल पुरानी थी। इसे 26 नवंबर 1941 को माल्टा आइलैंड से मेडिटेरेनियन सी में उतारा गया। इस आइलैंड के एक तरफ इटली का सिसिली तट है तो दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका। सबमरीन को माल्टा से चलकर अलेक्जेंड्रिया जाना था। समुद्री रास्ते से ये डिस्टेंस 1565 किलोमीटर है। 260 फीट लंबी, 28 फीट चौड़ी और 13 फीट 8 इंच ऊंची सबमरीन में तब 61 लोग सवार थे, जिसमें से 59 स्टाफ के लोग थे और 2 यात्री। उन्हीं में से एक था 31 साल का जॉन कैप्स। हंसमुख मिजाज वाले जॉन नेवी में काम करते थे। लंबी कद काठी को देखकर तो लगता था कि वो नेवी में कोई बड़े अधिकारी होंगे। उसके पिता की अच्छी खासी पहुंच थी, लेकिन असल में वो जहाज में मशीनों की देखरेख करने वाले एक मामूली से एम्प्लॉय थे। चलते चलते अब 10 दिन बीत चुके थे और अब तारीख थी 6 दिसंबर 1941। काली रात और ऊपर से कड़कड़ाती ठंड के बीच अब उनकी सबमरीन समुद्र तट से लगभग 3 मील यानी करीब 4 किलोमीटर दूर थी। मतलब कि समुद्र के बीचों बीच चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और दूर दूर तक सिर्फ पानी। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। रात के करीब 10 बज रहे थे। घना कोहरा आसमान में चढ़ चुका था और जॉन उस समय इंजन रूम में ट्यूब से बने एक बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे कि तभी अचानक उन्हें एक भयंकर धमाके की आवाज सुनाई देती है। अचानक हुए इस दिल दहला देने वाले धमाके से सबमरीन पहले तो डगमगाई और फिर अचानक किसी चीज से बुरी तरह टकरा गई। ये टक्कर इतनी तेज थी कि जॉन के शरीर की नसें हिल गई। इस बीच अचानक सबमरीन की बिजली गुल हो गई और फिर झटके से जॉन बिस्तर से उछलकर नीचे गिर गया। जॉन काफी देर तक कमरे में इधर उधर लुढ़कता रहा। घने अंधेरे की वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना जरूर समझ चुका था कि उनकी सबमरीन किसी माइंस या सुरंग से टकरा गई है और वो लगातार पानी के नीचे जा रहे हैं। अब क्या होगा, ये सब सोचने की बजाय वो टॉर्च ढूंढने में लग गया। काफी देर तक इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद किस्मत से उसके हाथ एक टॉर्च लग गई। लेकिन जैसे ही जॉन ने टॉर्च ऑन की तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी। एक या 2 नहीं बल्कि पूरी 58 लाशें। यानी उस ब्लास्ट में 61 में से 58 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अब जॉन के अलावा 2 लोग और थे जो जिंदा बचे थे। ये सब देखकर कुछ पल के लिए वो सन्न रह गया। इसके बाद जॉन ने देखा कि ब्लास्ट की वजह से सबमरीन तहस नहस हो चुकी है और समुद्र का पानी सबमरीन में भरता जा रहा है, वो भी तेजी से। तभी उसने महसूस किया कि अब ऑक्सीजन भी लगातार कम हो रही है। ऐसे में अगर वो ज्यादा देर तक अंदर रहे तो वो सब उन्हीं की तरह खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन अब बाहर निकलना भी तो खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि अब वो मेडिटेरेनियन सी तल में
पूरे 270 फीट नीचे थे। लेकिन अभी कोई और रास्ता भी नहीं था। जॉन और उसके बचे हुए साथियों ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और वो लाशों के ऊपर से दौड़ते हुए सबमरीन के दरवाजे तक पहुंचे। लेकिन वो इससे आगे नहीं जा सके क्योंकि समुद्र की उस गहराई के पानी का प्रेशर इतना तेज था कि कोई बाहर निकलता तो उससे उनके शरीर की हड्डियां टूट सकती थी। वहीं अगर वो सामने का गेट खोलते तो पानी एकदम से सबमरीन के अंदर भर जाता और तभी उनकी मौत हो जाती। कुछ देर सोचने के बाद वो एस्केप चैम्बर की तरफ भागे और ऐसी चीज की तलाश में जुट गए जो उन्हें पानी के प्रेशर से बचा सके और बाहर निकलने में उनकी मदद कर सके। आखिरकार उन्हें यहाँ एस्केप सूट मिले जिनमें ऑक्सीजन भरी हुई थी। तीनों ने ये सूट पहन और बाहर निकलने की तैयारी की। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी। दरअसल इन सूट्स को 100 फीट की गहराई से बाहर निकलने के लिए बनाया गया था, यानी इससे नीचे अगर कोई फंसा हो तो ये सूट्स काम नहीं करेंगे क्योंकि इनके अंदर उतनी ही ऑक्सीजन भरी हुई थी और सबमरीन की रीडिंग के हिसाब से वो लोग 270 फीट नीचे थे। अब तीनों को ये टेंशन हो गई थी कि वे 100 फीट तो एस्केप सूट की मदद से निकल जाएंगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा क्योंकि तब तक तो एस्केप सूट्स की ऑक्सीजन भी खत्म हो चुकी होगी। ऊपर से समुद्र का ठंडा पानी जो खून को भी जमा दे। यहाँ तो वही बात हो चुकी थी कि आगे कुआं और पीछे खाई। बाहर निकलेंगे तो भी मरेंगे और अंदर रहेंगे तब तो मरना ही है। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो रिस्क लेंगे, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। बिना कोशिश किए मरने से तो अच्छा है कि कोशिश करके मरा जाए। इसीलिए उन्होंने पहले सबमरीन में रखी शराब की 2 घूंट मारी और फिर वहां से निकल पड़े। इसके बाद जॉन ने सबमरीन की कैप ओपन की और खुद को तेजी से बाहर की ओर धक्का दिया। इस काम में उनका सबमरीन के अंदर भरी ऑक्सीजन ने भी भरपूर साथ दिया। एक एक करके वो तीनों सबमरीन से बाहर तो निकल गए, लेकिन अब उनकी लड़ाई और ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। दरअसल आगे पानी का प्रेशर इतना तेज था कि मानो अभी उनके शरीर की हड्डियां टूट जाएंगी। लेकिन इसके बाद भी वो तीनों आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे प्रेशर इतना बढ़ा कि जॉन साथियों के शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया और वे डूबकर मर गए। 61 लोगों में से अब केवल जॉन बचा जो समुद्र के पानी से लड़ रहा था। लेकिन जॉन भी अब थक चुका था, इसीलिए उसने एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया और खुद को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया। एस्केप सूट में भरी ऑक्सीजन की मदद से अब वो मेडिटेरियन सी के बीचों बीच था। लेकिन जॉन का शरीर दर्द से टूट रहा था और ऐसा लग रहा था मानो फेफड़े और शरीर किसी भी समय अलग हो जाएंगे। वो तड़पता हुआ सोच रहा था कि ऐसी हालत में भला वो कब तक जिंदा रह सकता है। शायद आज वो यहीं दफन हो जाएगा। तभी अचानक एक झटके के साथ जॉन कैप समुद्र की सरफेस पर पहुंच गया और अब वो समुद्र की लहरों के बीच में था। जैसे ही वो सरफेस पर पहुंचा तो उनकी बॉडी में भयानक दर्द उठा। यहाँ तक वो अपने हाथ पांव तक नहीं हिला पा रहा था, लेकिन उसे खुशी थी कि अब वो पानी के ऊपर था। हालांकि जॉन की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। उसने ऐसा तट जो उसके सबसे पास हो, तभी उसे अंधेरे में कुछ सफेद चट्टानें दिखी। वो कोई आइलैंड था। अब उसे किसी तरह उस आइलैंड तक पहुंचना था जो उससे 5 मील यानी करीब 8 किलोमीटर दूर था। लेकिन हाथ पांव में इतनी जान नहीं थी कि वो आगे बढ़ सके। दिसंबर की दर्द रात और ऊपर समुद्र का ठंडा पानी उसका रास्ता और ज्यादा मुश्किल बना रहे थे। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और हाथ पैर मारते हुए जैसे तैसे करते आइलैंड तक पहुंच गया। लेकिन आगे बॉडी ने उसका साथ नहीं दिया और समुद्र के किनारे आते आते वो बेहोश हो गया। अब जब ग्रीक के मछुआरे वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने जॉन को देखा और अपने साथ ले गए। असल में वो आइलैंड ग्रीक का था जिस पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटालियन सेना ने अपना कब्जा किया। इस वजह से जॉन को मछुआरों के घर पर ही छिपकर रहना पड़ा। तब तक उसका वजन 30 किलोग्राम तक कम हो चुका था। इसके अलावा उसने अपने बालों को भी हल्का भूरा कर लिया था ताकि वे लोकल लोगों को जैसे ही दिखे और इटालियन सेना को ये शक न हो कि वो किसी और देश का है, नहीं तो वो उन्हें जासूस समझकर वहीं मार डालेंगे। अब 18 महीने बीत चुके थे और मई 1943 में जॉन एक मछुआरे की मदद से एक जहाज में छुपते छिपाते किफालोनिया से टर्की तक पहुंचा। इसके बाद टर्की से उसने अलेक्जेंड्रिया तक का सफर किया जहां जॉन को ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित किया गया। लेकिन कई लोगों का मानना था कि जॉन जो भी कह रहा है वो सब इम्पॉसिबल है। कोई इंसान भला समुद्र की 200 फीट की गहराई से कैसे बाहर आ सकता है। इसको लेकर कई लॉजिक्स भी दिए। दरअसल सबमरीन में सवार लोगों की लिस्ट में जॉन का नाम था ही नहीं। वहीं ये भी कहा जा रहा था कि चैम्बर के नट बाहर से बंद होते हैं, तो ऐसे में उन्होंने चैम्बर को कैसे खोल दिया। न ही जॉन के पास उस यात्रा से जुड़े कोई सबूत थे, इसीलिए लोग उन्हें झूठा ही मानते रहे। इन सब सवालों के बीच 1985 में उनकी मौत हो गई। मामला कुछ समय के लिए ठंडा पड़ गया।
लेकिन उनकी मौत के 12 साल बाद ये कहानी फिर शुरू हुई। जॉन कितना कितना सच बोल रहे थे, इसका पता लगाने के लिए साल 1997 में जांच की गई, जब आर्कियोलॉजिस्ट्स समुद्र में 270 की गहराई में पहुंचे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जॉन जो बोल रहा था वो सब सच था। जो जगह उसने बताई थी वहीं से सबमरीन का मलबा भी मिला, और सबमरीन का बंकर भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा जॉन कैप्स ने बताया। सबसे बड़ी बात, एस्केप चैम्बर का गेट भी वैसा ही खुला हुआ था जैसा कि जॉन कैप्स ने बताया था। अंदर शराब की वो बोतल भी मिली जिसे तीनों लोगों ने बाहर निकलने से पहले पिया था। वहीं जॉन कैप्स की सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत था वो मीटर, जिसमें तब भी 270 फीट ही लिखा हुआ था, और ये आखिरी प्रूफ था जो ये साबित करता था कि जॉन जो कुछ कहा वो सब सच था। इसके बाद जॉन कैप्स पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई, जिनमें से एक है साल 2000 में बनाई गई द प्रेशियस सर्वाइवर, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। लेकिन दोस्तों, आपको जॉन कैप्स की ये मिस्टीरियस कहानी कैसी लगी? क्या जॉन वाकई सच बोल रहे थे? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।